एक गांव में मनोज डिब्बू नाम के अच्छे दोस्त थे। मनोज के पिता श्रीकांत बहुत बड़े धनवान थे। उनके कमाए पैसे सारे घर के लॉकर में छुपाते थे। डिब्बू बहुत गरीब था और उनका परिवार गांव के बाहर रहने वाले सीमेंट के पाइप्स में जीते थे। मनोज हर दम डिब्बू को खराब और टूटे हुए खिलौने लाकर देता था। कभी कभी अपना टॉय कार, मोटर बाइक भी लाकर देता था। वो दोनों कार्टून्स के कपड़े पहनकर गांव में फिरते हुए खेलते रहते थे। खेलने के बाद मनोज उन्हें वापस घर ले जाता था। एक दिन मनोज डिब्बू से, सॉरी डिब्बू, तुम्हें नए खिलौने लाकर देने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मगर मेरे पिताजी बहुत कंजूस है। अगर घर में नए खिलौने नहीं दिखे तो वो चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए ये टूटे हुए खिलौनों को फेंक दूंगा कहकर तुम्हें लाकर दे रहा हूँ। तुम बहुत समझदार हो और तुम इन्हें रिपेयर करके इनसे खेलोगे कहकर मुझे पता है। तुम्हारे बारे में मुझे पता है मनोज, मैं तुम्हारे दिल को समझ सकता हूँ। तुम मुझे यूँ विवरण देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे हर दिन मिल रहे हो कहकर तुम्हारे पिता को पता ना चले, ये ध्यान रखो, वो बस है। डिब्बू उन खिलौनों को अच्छे से रिपेयर करता था और उन्हें बाकी के गरीब बच्चों में भी बांटता रहता था। एक दिन श्रीकांत मनोज से, रे कहाँ से आ रहे हो? वो पिताजी, मैं अपने दोस्त से खेल कर आ रहा हूँ। गांव के बाहर रहने वाला वो गरीब तुम्हारा दोस्त है ना? आज मुझे अपने पहचान के लोगों ने ही बताया है रे। उनके आगे शर्म के मारे मुझे सर झुकाना पड़ा था। पता है क्या, हम कहाँ और वो गरीब कहाँ? मैंने तुम्हें मेरे दोस्त के बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए कहा था ना। उस भिखारी से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी रे? जरूरत नहीं है पिताजी, पसंद, वो मुझे पसंद है और मैं उसे बहुत पसंद हूँ, बस। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तुम्हारे पैसों को देखकर तुमसे दोस्ती कर रहा है, बस उतनी सी बात है। पसंद दोस्ती ऐसे कुछ नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, और एक बार तुम मुझसे मिलने की बात मुझे पता चला तो तुम्हें घर में ही बंद करके होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा, खबरदार। तब तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। मनोज तब सर झुकाया। उसकी माँ रूपा बहुत दुखी हुई। उस दिन से मनोज डिब्बू को मिलने नहीं गया और दूसरी तरफ डिब्बू उदास होकर मनोज की राह देखने लगा। एक दिन मनोज बिना पहिए के एक साइकिल को डिब्बू के पास लेकर आया और वहां पर रखा। डिब्बू खुशी से मनोज को झप्पी दिया। मनोज उसे जो बीता वो सब बताकर, डिब्बू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ रे। अगर मैं तुम्हें हर दिन यूँ मिला तो मेरे पिताजी मुझे तुमसे जिंदगी भर दूर कर देंगे। कभी कभी ऐसे चोरी छुपे भी नहीं मिल पाएंगे। ये साइकिल के पहिए टूट गए हैं, ये बहुत दिनों से हमारे घर में पड़े हैं। पता चला है आजकल तुम कोई काम पर जा रहे हो, इसीलिए तुम इसे रिपेयर करवा कर इस्तेमाल करोगे सोचकर लाया हूँ। कहकर चुपचाप वहां से चला गया। डिब्बू बहुत दुखी हुआ। डिब्बू उस साइकिल को पहिए लगाकर उसे चलाने लगा। एक रात श्रीकांत के घर में चोर घुसे। वो चोर श्रीकांत के परिवार को बंदूक दिखाते हुए डराने लगे। एक चोर लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा था। बड़ा हथौड़ा लाकर मारने पर भी वो लॉकर नहीं टूट रहा था। वो चोरों का नायक चौड़प्पन श्रीकांत से, रे इस लॉकर को कैसे तैयार करवाए हो रे? टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, उसकी चाबी मुझे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा, कहकर उन पर निशाना लगाया। नहीं नहीं, हमें मत मारो, कहकर मनोज से, मनोज स्टोर रूम में तुम्हारी पुरानी साइकिल है ना, उसके सीट के नीचे लॉकर की चाबी है, जल्दी जाकर लेकर आओ। मनोज घबराते हुए, वो पिताजी, मैं वो साइकिल मेरे दोस्त को दिया है। रे तुमने क्या किया है रे? मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो हमारे जान को ही खतरा है। चोर जी, आप मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर मेरे दोस्त के पास जाकर वो साइकिल को लेकर आएंगे। कोई गलती नहीं होगी, भरोसा कीजिए। ठीक है, किसी को शक ना हो, इसीलिए मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। रे अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें टपका दो। मनोज और चौड़प्पन डिब्बू के रहने वाले सीमेंट के पाइप के पास गए। डिब्बू आश्चर्य होकर, ये क्या मनोज, इतने रात आए हो? वैसे ये कौन है? मुझे तुरंत मेरी साइकिल चाहिए, कुछ सवाल मत पूछना। डिब्बू तब कुछ बात करे बिना ही उन्हें साइकिल दे दिया। थोड़ी देर बाद चौड़प्पन चाबी से लॉकर खोला
और बाकी के चोर उसमें से पैसों को निकालकर बोरियों में भरे। चौड़पन श्रीकांत के परिवार पर बंदूक निशाना करके, हमारे कुछ नियम हैं, हम जहाँ भी चोरी करते हैं वहाँ सबूत मिटाने के लिए सबको मार देते हैं, इसीलिए अभी तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, कहकर गोली चलाने ही वाला था कि इतने में डिब्बू पुलिस के साथ वहाँ पर आया। ड्रॉप द गन और आई विल शूट यू, कहकर बंदूक दिखाया। पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करके ले गए। श्रीकांत को क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। मनोज डिब्बू से, डिब्बू, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था ना, कम से कम एक संकेत तक नहीं दिया, मगर मेरे घर में ये सब हो रहा है कहकर तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे तुम्हारे बारे में पता है रे, बिन बोले ही तुम दुखी हो या खुश हो, ये सब तुम्हारे सूरत देखते ही मैं पता कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर श्रीकांत के आंख भर आए। श्रीकांत मनोज से, मुझे माफ करो बेटा, इतने दिन मैं दोस्ती को पैसे और संपत्ति के नजरिए से देख रहा था। सच्ची दोस्ती क्या होती है आज मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ। मनोज, अब से डिब्बू तुम्हारा दोस्ती नहीं मेरा बेटा जैसा है। मनोज डिब्बू बहुत खुश हुए। उस दिन से डिब्बू भी मनोज के साथ कार में स्कूल जाने लगा। डिब्बू को सरकार 15 लाख बहुमान देने के कारण उनका परिवार एक अच्छा सा घर बनाकर खुशी से जीने लगा। विकास नगर नाम के गांव में जगजीत लक्ष्मी नाम के दो बूढ़े पति पत्नी फलों का ठेला लगा के अपना जीवन गुजारा करते थे। उनके बेटे और बहू का देहांत होने के कारण उनके पोता पिंटू को बहुत लाड से पालते थे। पिंटू अच्छे से स्कूल में पढ़ता था। जगजीत को फलों के व्यापार में पैसे बहुत कम मिलते थे, फिर भी वो अपने पोते को अच्छे से पढ़ाने के लिए सोचता था। बेटा, तुम्हारे दादाजी और मैं तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें खूब पढ़ाई करके बड़े होके कलेक्टर बनना है और इस गांव का नाम रोशन करना है, और तुम्हें गरीब और अनाथ लोगों की सहायता भी करनी चाहिए। ये बात तुम कभी ना भूलना बेटा। एक बार एक रोड एक्सीडेंट में बेचारे जगजीत और लक्ष्मी दोनों मर गए। उन्हें याद करके पिंटू बहुत रोता था। तुम ऐसे उनकी तस्वीर देखकर दुखी हो गए तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम कोई अनाथ आश्रम में भर्ती हो गए तो अच्छा रहेगा बेटा, एक बार सोच लो। नहीं माँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे लिए आप सब है ना। वैसे ऊपर से मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता मुझे देखते रहते हैं। कलेक्टर बनूं, ये मेरे दादा दादी की ख्वाहिश थी। किसी भी हालत में मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करके रहूंगा। ऐसे वो ठेला लगाकर अपने दादाजी के जैसे ही फलों का व्यापार करने लगा। फल बेचकर पैसे कमाने लगा और उसी ठेले के पास किताबें पढ़ने लगा। अगर उसे पढ़ाई में कुछ डाउट आया तो शाम को अपने टीचर के पास जाकर पूछता था। ऐसे वो प्राइवेट में एग्जाम्स भी लिखने लगा। एक बार दो मुस्टंडे उसके ठेले के पास आए। रे बच्चे, तुम्हारे दादा दादी दोनों मर गए हैं, ऐसा हमने सुना है। बच्चे होकर भी व्यापार अच्छे से कर रहे हो। निकालो निकालो, हमारे हफ्ते के पैसे निकालो। मरे हुए लोगों के बारे में ऐसी बात करना अच्छा नहीं है जी। वैसे आप कौन हैं? मैं आपको पैसे क्यों दूं? क्यों रे, हमसे ही जुबान लड़ा रहे हो? हम कौन है तुम्हें पता नहीं क्या? क्यों, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? ठीक है, अब बताते हैं, सुनो। हम बहुत बड़े गुंडे हैं। हम यहाँ हर दुकान वाले से हफ्ते के पैसे वसूल करते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी हर बार हमें पैसा देना होगा, नहीं तो तुम्हें व्यापार करने नहीं देंगे। ये तो नाइंसाफी है जी। हम मेहनत करके पैसे कमाए तो वो पैसे आपको क्यों दे? इस देश में कानून नहीं है क्या? मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दूंगा। अच्छा, हाँ, सच है क्या? अगर तुम्हें कंप्लेंट देना है तो पहले हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। पहले तुम्हें मारेंगे, बाद में तेरी दुकान को नाश करेंगे, ठीक है? कहकर उसे बहुत मारे, बाद में उसके ठेले को नाश किए। उसे देखकर पिंटू खूब रोने लगा। बाद में पुलिस स्टेशन जाकर एसआई को जो भी था वो सब बताया। देखो बेटा, वो बहुत बड़े गुंडे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम उन्हें पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो सुनकर पिंटू बहुत दुखी हुआ। अगले दिन वो गुंडे फिर से आए। क्यों रे, बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हो? अश्लील किताबें है क्या? छी, बच्चों से ऐसे कोई बात करता है क्या? मुझे अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनना है, इसीलिए प्राइवेट से पढ़ रहा हूँ।
बाप रे, हंसाओ मत रे भाई। आफ्टर ऑल फल बेचकर जीने वाले तुम कलेक्टर बनोगे क्या? ठीक है, भाड़ में जाओ। पैसे दोगे या मार खाओगे? ऐसे पिंटू के दिए हुए पैसे लेकर वो वहाँ से चले गए। एक बार एक बूढ़ा आदमी पिंटू के ठेले के पास आया। बेटा, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कुछ काम है तो बोलोगे क्या? खाना खाकर 2 दिन हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ है तो दो बेटा। पिंटू तुरंत उसे फल दिया। उस फल को खाकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। दादाजी, आपको देने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, मगर बेचारे आप अनाथ हो कह रहे हो ना, आप भी मेरे साथ रहो, मुझे अपना पोता समझो, जो भी है बांट के खाकर हम दोनों जिएंगे दादाजी। ऐसे वो बूढ़ा भी उसे फल बेचने में मदद करने लगा। वो दोनों मिलकर खाकर सो जाते थे। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक दिन वो गुंडे फिर से उस ठेले के पास आए। रे, ये बूढ़ा कौन है रे? तुम्हारा ही ठिकाना नहीं और तुम्हारा एक असिस्टेंट भी क्या? ठीक है, पैसे निकालो जल्दी। छोटे बच्चे से पैसे कैसे पूछ सकते हो जी? ये बहुत गलत बात है। गुंडागर्दी में कुछ उसूलों का पालन करना चाहिए। क्यों रे, गुंडागर्दी ये वो कहकर बड़े बड़े बातें बोल रहे हो? गुंडागर्दी के बारे में तुम्हें क्या पता है रे? आपको मुंबई का डॉन नंबियार पता है ना? हाँ, उनके बारे में किसको नहीं पता? क्यों, तुम्हें पता है क्या? वो तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? नहीं, मैं ही वो नंबियार हूँ। मुझसे भी बड़ा गुंडा इस देश में नहीं है, इसीलिए बच्चों के पास पैसे लेना अच्छी बात नहीं है बोल रहा हूँ। तुम नंबियार हो क्या? क्या मजाक कर रहे हो तुम भी? कहकर दोनों हंसने लगे। तब वो बूढ़ा किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर उतरी। उसमें से गन पकड़कर थोड़े लोग उतरे। वो वहां पर आकर, नंबियार भाई, आप यहाँ क्यों है भाई? हम आप मॉरिशस में है सोच रहे हैं भाई। मैंने अपना प्लान बदला है रे, मैं इंडिया में ही हूँ कहकर पुलिस वालों को नहीं पता, इसीलिए वो मुझे वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अब बस हो गया, चलो चलते हैं। बेटा पिंटू, तुमने मुझे आश्रय देकर मेरी बहुत मदद की। तुम कलेक्टर बनने तक खर्चा जितना भी हो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मुझे तुम्हारा दादाजी समझो रे। इस एरिया में ये लोग बहुत बड़े गुंडे हैं, इन्हें मैं ही नंबियार हूँ कहकर बोले तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। एक बार तुम ही इन्हें भरोसा दिलाओ। बस नंबियार के आदमी उन गुंडों को गन दिखाने लगे। वो गुंडे दंग रह गए। बाद में उन्हें पकड़कर खूब पीटे। वो गुंडे वहां से भाग गए। पिंटू को टाटा कहते हुए नंबियार वहां से हेलीकॉप्टर में चला गया। बाद में से अच्छे से पढ़कर पिंटू कलेक्टर बनकर उस गांव को बड़े से कार में आया। गांव के लोग उसका सम्मान किए।